आपने आज उन जीवित देवताओं को देखा है, उन जीवित देवताओं को देखा है। और मैं अभिभूत हूं, मैं सचमुच, मैं अपने जीवन में किसी कवि सम्मेलन में कभी नहीं रोया। आज ने जाने कितनी बार मैं रोया, और मेरा मन करता था मैं भागूं, ऊपर आऊं और इन सैनिकों के, इन बेटों का पैर छू करके इनके पैर छू लूं, और मुझे कुछ पुण्य इनके मिल जाएंगे जो इन्होंने देश के लिए किया, जो देश के लिए किए। आदरणीय गुरमीत साहब, आपने जो दिखाया, आप हमारे, मैं सबके नाम मुझे याद नहीं आए, मैं मेरठ कॉलेज में, मेरठ यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, अब तो मैं भी रिटायर हो गया। कैप्टन मनोज तलवार का पार्थिव शरीर आया था मेरे शहर में। मैं उस पार्थिव शरीर को, अंतिम यात्रा जो होती है, उसमें शामिल हुआ था। आगे मैं अंतिम दर्शन के लिए नहीं जा पाया था। मैंने पीछे खड़े होकर एक छोटी सी कविता लिखी थी कैप्टन मनोज तलवार के अंतिम संस्कार में। अगर मुझे आदरणीय संचालक जी और मंच आज्ञा दे, स्वागत, क्योंकि मेरा नंबर बहुत बाद में आएगा, तब तक हमारे कुछ अतिथि चले जाएंगे, इसलिए मेरा मन है, मैं अपने को रोक नहीं पा रहा। कुल 3 मिनट की कविता है, मुझे उस कविता को पढ़ने की अनुमति ये सदन दे दे। मैं सबसे पहले करगिल के शहीदों पर एक कविता सुनाना चाहता हूँ। मैंने पिछले 20 साल में लगभग अधिकतर अपने मेरे लेखन का 80% सेना पर है, शहीदों पर है, आतंकवाद पर है, जम्मू पर है, कश्मीर पर है, करगिल पर है। बाद में मेरा नंबर सबसे बाद में आएगा, मैं जानता हूं, लेकिन ये एक कविता मैं पहले सुना देना। जो लोग उठ के जा रहे हैं, अभी बैठे हैं, मैंने एक कविता में तो गुस्से में यहां तक लिख दिया था, इससे कड़ी बात कोई नेता को कह नहीं सकता। और मैंने इतनी चालाकी से कही कि नेता की समझ में आए नहीं और समझ में आए तो इतनी देर में आए जितनी देर में मैं वहां से निकल जाऊं। मैंने लिखा था, सैनिक अपने प्राण गंवाकर देश बड़ा कर जाते हैं। सैनिक अपने प्राण गंवाकर, देखिए मैंने कितनी सख्त बात कही है, सोचना नेताओं पर इससे सख्त कोई बोल नहीं सकता। सैनिक अपने प्राण गंवाकर देश बड़ा कर जाते हैं, बलिदानों की बुनियादों पर राष्ट्र खड़ा कर जाते हैं। जिनको मां के बलिदानी बेटों से प्यार नहीं होगा, उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा। उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार। जिंदाबाद। ये हैं वो लोग, ये हैं वो देवता, ये हैं वो रक्षक, ये हैं वो वर्दियां, ये हैं वो सैनिकों की आवाजें, सैनिकों के हौसले, जिनके कारण इस देश में सब त्योहार मन रहे हैं, हम सब लोग आराम, और हिंदुस्तान आजाद है, ये महसूस कराने का दम केवल भारत के सैनिक पर है, इसके सिवा किसी पर नहीं, किसी पर नहीं। मेरा एक दोस्त है अशोक चारण, उसने एक बात बताई, आप अरबपति हो, खरबपति हो, करोड़पति हो, टाटा जी हो, बिरला जी हो, अडानी जी हो, आप किसी को नौकरी के लिए बुलाइए और उससे कहिए मैं तुमको तनख्वाह दूंगा 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, 10 लाख रुपया, लेकिन तुमको मेरे लिए मरना पड़ेगा। एक व्यक्ति नहीं मिल सकता इस बात पर किसी भी अमीर से अमीर आदमी के लिए जो ये कह दे कि मैं तुम्हारे लिए मर सकता हूं। केवल सैनिक है, जानता है वो देश के लिए मरेगा, फिर भी छोटे से पैसे की नौकरी करने के लिए तैयार हो जाता है। महावीर इंटरनेशनल ने हमको जो दृश्य यहां दिखाया, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आपके पूरे देश में ब्रांच हैं, ये बड़ा काम होगा इस देश की जनता पर, देश की राजनीति पर, देश के प्रदूषण पर बहुत बड़ा काम होगा। ऐसे कार्यक्रम कीजिए और इनकी मेहरबानी मांगिए कि आपको उपस्थिति देकर ये जनता के सामने खड़े होकर ये दिखा दे कि शहीद जिंदा भी होते हैं। जो जिंदा शहीद हैं उन्हीं के कारण हम लोग आज जिंदा हैं। 3 मिनट की एक कविता पढ़ना चाहता हूँ, सबको समर्पित करता हूँ। एक यहाँ बेटियाँ ऐसी भी हैं जिनके पति उस युद्ध में नहीं रहे थे, आज उनको सम्मानित किया गया। जब उनको हम देख रहे थे, मैंने जो मुझ पर भी गुजरी, मैंने उस अंतिम यात्रा में पीछे खड़े होकर गीली आंखों से एक छोटी सी कविता लिखी है, सुन लीजिएगा। फिर हमारा यशदीप कौशिक, बधाई देता हूँ यशदीप कौशिक आपको कि आप अगर इतने अच्छे कार्यक्रम, मैं तो पहली बार उनसे मिल रहा हूँ आज, लेकिन इस महान कार्यक्रम में मुझे लाकर जो मुझ पर उपकार किया है, मैं जीवन भर इसका एहसान कभी नहीं चुका सकता। मैं आदरणीय साहब, आप लोगों ने सचमुच, मैं इतना भावुक हूँ। अरुण जैमिनी मुझसे बार बार पूछता रहा, भाई साहब कैसे कविता पढ़ेंगे? मैंने कहा मैं कोशिश करूंगा कि हम कविता पढ़ने की मानसिक स्थिति में आ जाएं हम किसी तरह से। आप ये मान के सुनना कि क्योंकि कवि सम्मेलन होना तो है ही, हम तो इसीलिए आए।
छोटी सी कविता सुन लीजिए। मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूं। मैं गीतकार नहीं, हमारी बेटियां गीतकार बैठी, लेकिन भीतर कहीं, बहुत भीतर कहीं जब कुछ टूटता है तो ऐसा भी लिखा जाता है। मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूँ। उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ। उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ। जिस माथे की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाई, चुटकी झुमके पायल ले गई कुर्बानी की अमराई। कुछ बहनों की राखी जल गई है बर्फीली घाटी में, वेदी के गठबंधन मिल गए हैं करगिल की घाटी में। पर्वत पर कितने सिंदूरी सपने दफन हुए होंगे, बसंतों के मधुमासी जीवन हवन हुए होंगे। टूटी चूड़ी धुला महावर रूठा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का, कोई मोल नहीं। टूटी चूड़ी धुला महावर रूठा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का। जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया, एक पल का एहसास जीना। और मैं 20 साल से पढ़ रहा हूं ये कविता, लेकिन इससे पवित्र मौका जहां मैंने जिनके लिए लिखी उनके चरणों में बैठ के पढ़ने का मौका मुझे महावीर इंटरनेशनल ने दिया, मैं इस बात को जीवन में कभी नहीं भूलूंगा। जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया, नई दुल्हन की सेज छोड़कर युद्ध काम पर चला गया। उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, सबको परिवार याद आता है। उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट। और मैं अपने जीवन की सबसे अच्छी पंक्ति कर्नल गुरमीत सिंह जी आपके चरणों में भेंट करता हूं। मैंने इससे अच्छा जीवन में कुछ लिखा ही नहीं। रोया भी बहुत था, लेकिन मुझे लगा मैं जीवन में एक ही पंक्ति अच्छी लिख पाया हूं, वो पंक्ति आपको सौंपता हूं। मुझे दुआएं देना तालियों से, अगर ऐसी पंक्ति मैंने एक और लिख ली ना तो महसूस करूंगा मैं कवि हो गया हूं। जीवन की सबसे अच्छी पंक्ति सुनो। उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी। उन आंखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं, उन आंखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं। जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं। गीली मेहंदी रोई होगी छुपके घर के कोने में। मैं एक ऐसी बिटिया को जानता था जहां मैं पढ़ाता हूं, वो एक फौजी से प्यार करती थी। ना बिटिया ने घर पे बताया, लड़की ने घर बताया, ना फौजी ने अपने घर बताया। दोनों ने शादी का भी तय कर लिया कि अगली छुट्टी में फौजी आएगा तो शादी करेंगे। वो लड़की उस फौजी के नाम की मेहंदी रचा रही है बैठी हुई, और जिस समय मेहंदी रचा रही है उसके नाम की, उसी समय खबर आती है फौजी शहीद हो गया। इस पल को जीना मेरे साथ। गीली मेहंदी रोई होगी छुपके घर के कोने में, ताजा काजल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में। जब बेटे की अर्थी आई होगी सोने आंगन में, जब बेटे की अर्थी आई होगी सोने आंगन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में। वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है। संसार के किसी भी मुल्क में, किसी भी मजहब में स्त्री अर्थी को कंधा नहीं देती। करगिल के युद्ध में एक बेटा शहीद हुआ था, वीरेंद्र सिंह। भरतपुर के पास एक गांव है अजान। जब सेना के लोग उसका पार्थिव शरीर लेकर आए तो उसकी पत्नी गायत्री देवी नाम है उनका, उन्होंने अफसरों की मर्जी के खिलाफ, गांव के लोगों की मर्जी के खिलाफ शादी के दिन के कपड़े पहने और शमशान घाट तक अपने पति की अर्थी को कंधा दिया। ये दुनिया की पहली घटना थी जब कोई औरत अर्थी को, उसके बाद तो काफी घटनाएं घटी, लेकिन पहली घटना थी ये। मैंने इस पर एक लाइन लिखी है, आपका मन मांगती है, समर्थन मांगते सदन का सुनना। तब बेटे की अर्थी आई होगी सोने आंगन में, शायद दूध उतरवाया हो बूढ़ी माँ के दामन में। वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है।
जो अपने पथ की अर्थी को भी कंधा दे सकती है, जो अपने पथ की अर्थी को भी कंधा दे सकती है। मैं ऐसी हर देवी के चरणों में शीश झुकाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बना कर गाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बना कर गाता हूँ। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, देखिए आपने पहाड़ियां ऐसे चढ़े होंगे, मैंने कल्पना की है। अंतिम 6 पंक्तियां सैनिक के शौर्य पर बोल रहा हूं। मैंने सैनिक के शौर्य पर केवल 6 लाइन लिखी हैं इस कविता में, वो सुनिए। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से। जो सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुवतारा बन जाता है, उस कुर्बानी के दीपक से सूरज भी शर्माता है। गरम दहानों पर तोपों के जो सीने अड़ जाते हैं, उनकी गाथा लिखने को अंबर छोटे पड़ जाते हैं। उनके लिए हिमालय कंधा देने को झुक जाता है, कुछ पल को सागर की लहरों का गर्जन रुक जाता है। उस सैनिक के शव का दर्शन तीर्थ जैसा होता है, चित्र शहीदों का मंदिर की मूरत जैसा होता है। चित्र शहीद, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बस एक आज्ञा दे दीजिए, मेरी कमर में थोड़ी प्रॉब्लम है, पिछले दिनों बीमार हो गया था। मुझे बैठ के पढ़ने के लिए एक ताली बजा दीजिए एक बार, मैं फिर सुना। मैं ऐसा मानता हूं हमारा जो नया नेतृत्व है वो हर समस्या का हल कर देगा। डीजल 10 रुपए हो जाएगा, बुलेट ट्रेन हमारे घर से सवारी लेने आया करेगी, लेकिन कश्मीर से हमारे बेटे तिरंगे में लिपट कर आते रहे तो जनता जवाब तो मांगेगी, जनता जवाब तो मांगेगी। ये कैसे डरता पाकिस्तान। मैं 2 लाइन पढ़ रहा हूं, इस तेवर को आपने स्वीकार लिया तो यही कविता सुनाऊंगा, वरना मेरे पास ताली बजवाने वाली बहुत कविताएं। अनिल अग्रवंशी मुझसे ही सीखा है, पर ठीक नहीं सीखा। 2 पंक्ति तय करेंगी, इस तेवर को आप स्वीकारेंगे तो मैं इस कविता को पढ़ दूंगा। आधे लोगों ने ताली बजाई तो आधी सुनाऊंगा, चौथाई ने ताली बजाई तो चौथाई, और पूरे सदन की एक एक व्यक्ति की ताली उठी। हालांकि बचे ही कितने, सबसे ज्यादा अरुण जैमिनी ने भगाए और खुद भाग गया। 2 लाइन तय करेंगे साहब, इस तेवर को आप स्वीकारेंगे। योद्धा बैठे हैं इसलिए इस कविता को सुनाना चाहता हूं, तो मैं पूरी कविता सुनाऊंगा। ये पाकिस्तानी गालों पर दिल्ली के चाटे होते, ये पाकिस्तानी गालों पर दिल्ली के चाटे होते, गर हमने 2 के बदले में 20 शीश काटे। वाह 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 वाह, यही सुनाऊं साहब? जिंदाबाद। एक बार तालियां उठाइए, ये पता ना लगे कि आप कम लोग हैं। हमारे सैनिकों का सर काटा गया और हम बातचीत करते रहे उस देश से। मैंने पूछा विनीत चौहान से, मेरा छोटा भाई है, प्रज्ञा मेधा मुझसे बड़ा है, और मैं कई बार सोचता हूँ कि मेरा बहुत अच्छा वो लिखता है, मुझसे ज़्यादा अच्छा ओज और तेजस में पढ़ता है। मैंने कहा विनीत, मेरी समझ में नहीं आया, हमारे सैनिक का सर काट कर पाकिस्तान अपनी सीमा में ले गया, उसका क्या करेगा? विनीत ने कहा भाई साहब उसकी फौज कायर है। समझना मैं बोलना क्या चाहता हूँ। भाई साहब उसकी फौज कायर है, वो अपनी कायर फौज को शायद दिखाना चाहता होगा कि बहादुर हिंदुस्तानी फौजी बेटे का सर होता कैसा है, जो कट तो सकता है लेकिन कभी छुप नहीं सकता। जिंदाबाद। 10 सेकंड और मांगता हूं। मैंने इतने गुस्से में कविता क्यों लिखी, जल्दी से बताता हूं। मैंने एक कहानी पढ़ ली। कहानी यह थी कि एक पिंजरे में तोता था किसी के पास पालतू। एक दिन मालिक ने तोते से कहा मैं पड़ोसी गांव जा रहा हूं, तेरा खाना शाम तक का मैंने पिंजरे में रख दिया है, खा लेना। तोता बोला मालिक उस गांव में मेरे गुरुजी रहते हैं। मालिक बोला तो मैं क्या करूं? बोले मेरी राम राम तो बोल सकते हो। मालिक ने कहा मिलेगा तो बोल दूंगा। मालिक पड़ोसी गांव गया, जाके पूछा यहाँ कोई मेरे पिंजरे के पालतू तोते का गुरु है क्या? एक बूढ़ा तोता उठ के आया, उसने कहा मैं हूं। उसने कहा तो मेरे पालतू तोते ने पिंजरे से तुमको राम राम भेजी है। बूढ़े तोते ने सुना और मर गया। मालिक लौट के आया, तोते ने आते ही पूछा मेरे गुरुजी मिले? मालिक बोला काय का तेरा गुरुजी? मैंने तेरी राम राम बोली, वो तो सुनते ही मर गया। इतना सुनते ही पिंजरे का तोता भी मर गया। मालिक ने जब पिंजरे का दरवाजा खोला तो तोते की आत्मा कहती चली गई कि मालिक तुम समझे नहीं, मेरे गुरु ने मेरे लिए संदेश भेजा है कि जिसको आजाद होना है उसे मरना आना चाहिए। और ये बात मैंने आपको केवल इसलिए सुनाई, भारत 1947 में आजाद हुआ, लेकिन फिर कभी एक साथ खुले हाथों से मरने के लिए तैयार नहीं हुआ, इसलिए खंडों में मरता रहा। कभी पठानकोट में मरा, कभी बंबई में मरा, कभी संसद में मरा, कभी उरी में मरा, कभी अनंतनाग में मरा, कभी
कहीं कभी कहीं। हम एक बार मरने को तैयार हों तो हम जीना सीख सकते हैं। मैं इस कविता इसलिए सुना रहा हूं, सुनिएगा। ये आतंकों के गालों पर दिल्ली के चांटे होते, गर हमने 2 के बदले में 20 शीश काटे होते, बार बार दुनिया के आगे हम ना शर्मिंदा होते, और हमारे सारे सैनिक सीमा पर जिंदा होते, और हमारे सारे सैनिक सीमा पर जिंदा होते। ये कैसा परिवर्तन है खुददारी के आचरणों में, सेना का सम्मान पड़ा है चरमपंथ के चरणों में, किसका खून नहीं खोलेगा सुन पढ़कर अखबारों में। सिंहों की गर्दन कटवा दी चूहों के दरबारों में, सिंहों की गर्दन कटवा दी चूहों के दरबारों में। बार बार की गद्दारी को भारत क्यों सह जाता है? और अगली पंक्ति जो मैंने लिखी है वही आपके दिलों में हो, वही हमारे योद्धाओं के दिलों में हो, तो मैं फिर समर्थन मांगता हूं। बार बार की गद्दारी को भारत क्यों सह जाता है? ज्यादा संयम भी दुनिया में कायरता कहलाता है। ज्यादा संयम भी दुनिया में कायरता कहलाता है। हमने 70 साल खो दिए श्वेत कपोत उड़ाने में, खूनी पंजों के गिद्धों को गायत्री समझाने में। भैंस के आगे बीन बजाना बहुत हो चुका, बंद करो। खुद को बिच्छू से कटवाना बहुत हो चुका, बंद करो। नाक फनी पर बेला चंपा कभी नहीं खिलने वाले, पत्थर की आंखों में आंसू कभी नहीं मिलने वाले। बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, हत्यारों के लिए हिंसा का प्रस्ताव नहीं होता, कोई विषधर कभी शांति के बीज नहीं बो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। और भेड़िया, जोश कम मत कीजिए, मैं आपका जोश चाहता हूं। और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। जब सिंहों की राजसभा में गीदड़ गाने लगते हैं तो हाथी के मुंह के गन्ने चूहे खाने लगते हैं। रावलपिंडी वालों को सपने में काल दिखाओ तो, भारत माता की आंखों के डोरे लाल दिखाओ तो, दिल्ली वालों ठोकर मारो दुनिया के हथकंडों पर। इजराइल से जीना सीखो अपने ही भूखंडों पर, इजराइल से जीना सीखो अपने ही भूखंडों पर। भारत माता का बंटवारा है जिनकी अभिलाषा में, वे समझेंगे अर्जुन के गांडीव धर्म की भाषा में। और साहब कब तक देखेंगे तिरंगे में लिपटे हुए अपने बेटों को? कब तक रोज तिरंगे में आएंगे हमारे बेटे लिपट कर? मैं दुखी होकर एक बात बोल रहा हूं, यह सिद्धांत नहीं है, लेकिन अगर आदमी बहुत बीमार हो तो भगवान से कभी कभी कहता है या तो मुझे उठा ले या मुझे ठीक कर दे। उसी एहसास से एक पंक्ति जन्मी है। मैं देखना चाहता हूं हैदराबाद के लोग महावीर इंटरनेशनल के इस आयोजन में मेरे बात का कितना समर्थन करते हैं। भारत माता का बंटवारा है जिनकी अभिलाषा में, वे समझेंगे अर्जुन के गांडीव धर्म की भाषा में। फूल अमन के कभी नहीं खिलते कायर पर पार्टी में, नेहरू जी के श्वेत कबूतर मरे पड़े हैं घाटी में। दिल्ली वालों अपने मन को बुद्ध करो या क्रुद्ध करो, कश्मीर को दान करो या गद्दारों से युद्ध करो। कश्मीर को दान करो या गद्दारों से युद्ध करो। जिंदाबाद। जेल भरे क्यों बैठे हैं हम आदमखोर दरिंदों से? आजादी का दिल घायल है जिनके गोरख धंधों से। घाटी में आतंकवाद के कारक बने हुए हैं जो, बच्चों की मुस्कानों के संहारक बने हुए हैं जो, उन जहरीले नागों को भी दूध पिलाती है दिल्ली, मेहमानों जैसी बिरयानी चिकन खिलाती है। क्या बात, वाह 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 वाह। और जानते हो अजहर मसूद कौन है? ये वही है जिसको भारत सरकार हवाई जहाज में बिठा के कंधार छोड़ने गई थी। हवाई जहाज का अपहरण हुआ था 1999 में, 2000 में। आदरणीय प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने 36 कैदी मांगे थे, 3 छोड़े। मैंने तब विरोध किया और मैंने प्रधानमंत्री जी को तब कविता सुनाई जाके। बोले क्या करते? मैंने कहा जो किया ये तो बिल्कुल मत करते। मैंने तब लिखा, अगर मेरी बात मान ली होती तो आज ये समस्या ही नहीं होती। मैंने तब लिखा था जब हवाई जहाज के अपहरण के बदले हमने 3 आतंकवादी छोड़ दिए थे। मैंने तब कहा था जब हत्यारों ने इंसानी रिश्ते नाते त्यागे थे और फिरौती में दिल्ली से 36 कैदी मांगे थे, तब दिल्ली वालों ने केवल निर्णय एक लिया होता, 36 के 36 को तोप के मुंह से बांध दिया होता, 36 के 36 के तोप से मुंह से बांध दिया होता, और चुनौती दे दी होती सीधे रावलपिंडी को। भीष्म पिता में क्षमा नहीं कर सकते और शिखंडी को। काश हमारी दिल्ली की आंखों में काल दिखा होता और अटल जी की आंखों में डोरा लाल दिखा होता। नयन तीसरा डमरू वाले शिव ने खोल दिया होता, लाल किले पर सीना ठोक के हमने बोल दिया होता, अगर खरोंचे भी आए जो भारत के बाशिंदों को, जिंदा एक नहीं छोड़ेंगे बंदी पड़े दरिंदों। वाह वाह, क्या बात, वाह, जिंदाबाद। और पहली बार देखने को मिला अभिनंदन जब पाकिस्तान के पास था, तब ये भाषा बोली गई केवल 24 घंटे, और वो मुल्क घुटनों पे आया और अभिनंदन हमारा वापस आया। अभिनंदन वापस आया। पहली बार ये भाषा बोली गई थी, पहली भाषा कि वो कत्ल की रात होगी। मैं कहना क्या चाहता हूं,
जिनके कारण पूरी घाटी जली दुल्हन सी लगती है, पूनम वाली रात चांदनी चंद्र ग्रहण सी लगती है, जिनके कारण माँ की बिंदी दाग दिखाई देती है, वैष्णो देवी माँ के घर में आग दिखाई देती है, उनके पैरों बेड़ी जकड़े जाने में देरी क्यों है, उनके फन पर एड़ी रगड़े जाने में देरी क्यों। वाह 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 वाह। मैंने 29 साल यूनिवर्सिटी में संविधान पढ़ाया, तब बोलता हूं सुनना, काश्मीर में एक विदेशी देश दिखाई देता है, कश्मीर में एक विदेशी देश दिखाई देता है, संविधान को ठुकराता प्रवेश दिखाई देता है, वे घाटी में भारत के झंडों को रोज जलाते हैं, सेना पर हमला करते हैं, खूनी फाग मनाते हैं, हम दिल्ली की खामोशी पर शर्मिंदा रह जाते हैं, भारत मुर्दाबाद बोलकर वे जिंदा रह जाते हैं। वाह 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 वाह। भारत मुर्दाबाद बोलकर वे जिंदा रह जाते हैं। और मैं कितना गुस्सा कर सकता हूं, योद्धा बैठे इसलिए पढ़ रहा हूं, मैंने पढ़ना वरना बंद कर दिया है। 8 दिन हो गए थे उरी पर हमला हुए, भारत सरकार ने कोई फैसला नहीं किया, मैंने 2 लाइन लिखी थी, वो पहुंच गई थी दरबार में, उसके बाद हुआ स्ट्राइक। मैं कितने गुस्से में था आप सोच नहीं सकते। और आपको लगे कि देश के लिए, मेरे दिल में देश के सिवा कुछ है ही नहीं, पीछे से बता रहे थे हुई नहीं, मेरे दिल में सिर्फ देश है, मैंने किसी लड़की को भी नहीं आने दिया इस दिल में, विश्वास कीजिए। पीछे ऐसे बैठे जिनके कई आ गई। मैं कितना गुस्सा कर सकता हूं, मैं योद्धाओं के चरणों में पंक्ति रखता हूं, मैं देश के लिए अपने गुस्से को कहां तक ले जा सकता हूं। मैंने 8 दिन तक जब कोई फैसला नहीं हुआ तो मैं कितने गुस्से में आ गया था सुनना। और आपको लगे देश के लिए गाने वाले किसी कवि को इतना हक होना चाहिए, तो मैं अपने हक पर मोहर चाहता हूं, चुप मत रहना। जिंदा कश्मीर में एक विदेशी देश दिखाई देता है, भारत मुर्दाबाद बोलकर वे जिंदा रह जाते हैं, भारत मुर्दाबाद बोलकर वे जिंदा रह जाते हैं। शायद तुम भी सत्ता मद के अहंकार में बैठे हो, क्या 17 मंत्री मरने के इंतजार में बैठे हो? क्या 17 मंत्री मरने के इंतजार में बैठे हो? सेना पर पत्थरबाजों को कोई इतना समझा दो। और मदद चाहता हूं आपकी, सबका समझदारी से, सबका समर्थन चाहता हूं, अपने योद्धाओं के चरणों में रखता हूं, उनका समर्थन मांगता हूं। सेना पर पत्थरबाजों को कोई इतना बतला दो, ये गांधी के गाल नहीं है, उनको इतना समझा दो। ये गांधी के गाल नहीं है, उनको इतना समझा दो। दिल्ली वालों, सेना को भी कुछ निर्णय ले लेने दो, एक बार पत्थर का उत्तर गोली से दे लेने दो, एक बार पत्थर का उत्तर गोली से दे लेने दो। जब चौराहों पर हत्यारे महिमा मंडित होते हो, मैं बहुत जोश में पढ़ूंगा और मेरा अनुरोध है जोश में सुनना। जब चौराहों पर हत्यारे महिमा मंडित होते हो, भारत माँ की मर्यादा के मंजर खंडित होते हो, जब कच्छ भारत के नारे हो, गुलमर्गा की गलियों में शिमला समझौता जलता हो बंदूकों की नलियों में, तो केवल आवश्यकता है हिम्मत की, खुददारी की। दिल्ली केवल 2 दिन की मोहलत दे दे तैयारी की। सेना को आदेश थमा दो, घाटी गैर नहीं होगी। जहां तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खैर नहीं होगी। जहां तिरंगा नहीं मिलेगा, जहां तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खैर नहीं होगी। बर्मा बांग्लादेश तलक सीमा पर ऐंठे रहते थे और हमारे नेता चूड़ी पहने बैठे रहते थे। दिल्ली डरी डरी रहती थी पाक चीन की बॉर्डर पर, सेना बांधे हाथ खड़ी रहती थी किसके ऑर्डर पर? दुनिया को एहसास कराओ, हम निर्णय ले सकते हैं, हम भी ईंटों का उत्तर अब पत्थर से दे सकते हैं। अब तो वक्त बदलना सीखो, डरते डरते जीने का। दुनिया को एहसास कराओ 56 इंची सीने। दुनिया को एहसास कराओ 56, अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं। दुनिया को एहसास कराओ 56 इंची सीने का। सिंहासन के माने होते हैं सिंहों का आसन हो, कायरता से दूरटल संकल्पों का अनुशासन हो। राजमहल के आचरणों की गंध हवा में जाती है, राजा कायर हो तो बिल्ली सिंहों को धमकाती है। क्या बात। और अगली पंक्ति विदा करना। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद इंटरनेशनल ग्रुप को, अपने योद्धाओं को। हमने तीर्थ किया और इस तीर्थ को हम जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। मैंने तो 40 साल में इससे बड़ा कोई फंक्शन नहीं देखा। अंतिम पंक्तियां, दिल्ली राजा कायर हो तो बिल्ली सिंहों को धमकाती है। भारत एक अखंड राष्ट्र है, 1.25 अरब की ताकत है, कोई हम पर आंख उठा ले किसकी भला हिमाकत है। धरती अंबर और समंदर को यह भाषा समझा दो, दुनिया के हर पंच सिकंदर को यह भाषा समझा दो। अब खंडित भारत माँ की तस्वीर नहीं होने वाली, कश्मीर किसी के अब्बा की जागीर नहीं होने वाली। कश्मीर। बहुत बहुत धन्यवाद।